कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसीजर एंड द आउटकम्स एक्सपेक्टेड दिस आइड द रिजल्ट ऑफ लर्निंग द टीचिंग मेथड शुड बी एक्सपेरिमेंटल एंड डेमोस्ट्रेशन। देखिए फ्रेंड्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, देखिए हमने जो हेडिंग में पढ़ा है कि जो फैक्टर हैं वो टीचिंग मेथड को डिटरमिन करते हैं, ठीक है। अब देखिए उसमें क्या आएगा, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आएंगे ना, यानी कि आप ये देखिए कि अगर कोई टीचर है ना, अगर कोई टीचर किसी जगह पे पढ़ा रहा है ना, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो वो वहाँ पे जो वो किस हिसाब से पढ़ा रहा है ना, उनको कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन है होता है ना फ्रेंड्स। जैसे कहीं कहीं भी पढ़ाओ, आप कहीं जगह पे जाके पढ़ाओ तो वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दी होती है ना, कि जैसे बोर्ड होता है अलग, जैसे आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाना है, सीबीएसई में पढ़ाना है, वहाँ पे सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इसलिए उसको इसके हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है, इसमें एक प्रोसीजर जो है वो डिस्क्राइब होता है, यानी कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में क्या है कि टीचर और स्टूडेंट को या टीचर और स्टूडेंट को टीचिंग और लर्निंग में एक प्रोसीजर के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। वो होता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। अगर टीचर को कुछ और ज़्यादा सिखाना हो तो वो मजबूरी में सिखा नहीं पाता, क्योंकि उनको सिलेबस में उतना ही होता है जितना उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर, सेकंड पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एड्स। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या है, टीचिंग एड्स relate to direct to the instructional objective and teaching method. In other words, teaching method is determined by type of teaching aid going to be used. Example, if the teacher use a map, there could be lecturing और group discussion. देखिए फ्रेंड्स, इसमें बताया कि जो अवेलेबिलिटी होती है टीचिंग और लर्निंग एड्स की, यानी कि टीचिंग और लर्निंग की जो सामग्री होती है, जो पढ़ाने की सामग्री होती है ना, जैसे टीचिंग एड्स क्या है, लर्निंग एड्स क्या है, कि एट प्रेजेंट टाइम के ऊपर किसी जगह पर कौन कौन सी सामग्री है, कौन कौन सी एड्स हैं वहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखिए कि जैसे आप देखिए कि एक कोई अच्छा सा स्कूल बना हुआ है, वहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है, अच्छे से वहाँ पे क्लास ली जा रही है ना, तो बच्चों को वो अवेलेबिलिटी होगी ना कि टीचर अपनी टीचिंग को बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश करेगा। तो आप कई गाँव में देखिए या कहीं पे जाके देखिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि ब्लैक बोर्ड होता है ना, ब्लैक बोर्ड होगा, या कई बार तो बोर्ड भी नहीं होगा, किसी से मैनेज वो करके पढ़ाते हैं। यानी कि ये होता है कि किस कंडीशन में, किस एट प्रेजेंट टाइम के ऊपर, यानी कि टीचिंग और लर्निंग एड्स की क्या अवेलेबिलिटी है, वो भी टीचिंग मेथड को डिटरमाइन करती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये मान लीजिए कि अगर टीचर कोई पढ़ा रहा है क्लास में, है ना, अचानक वो एक अच्छी सी डेमो दे रहा है, एक अच्छे से पढ़ा रहा है प्रोजेक्टर के ऊपर, अचानक से वहाँ पे लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए एकदम से, है ना, तो या कुछ भी खराबी आ जाए, ऐसे कुछ भी हो जाए, तो वो भी इफ़ेक्ट करेगी टीचिंग के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होता है अवेलेबिलिटी, तो अपने हिसाब से कैसे पढ़ाएगा उसको। तो फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पे एग्जांपल दे रखे है कि टीचर एक मैप यूज़ करता है लेक्चर या ग्रुप डिस्कशन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, ये बात है बस। तो नेक्स्ट है टीचर्स अवेलेबिलिटी एंड प्रेफरेंस। अब देखिए कि टीचर्स की जो अवेलेबिलिटी, टीचर एबिलिटी एंड प्रेफरेंस, टीचर एबिलिटी। देखिए, टीचिंग इज़ द डिटरमाइन बाय द टीचर एबिलिटी टू हैंडल द मेथड एंड आल्सो एक्सपीरियंस। ए टीचर मस्ट सेलेक्ट ए मेथड विच रिलेट टू हिज एक्सपीरियंस, एबिलिटी एंड प्रेफरेंस। देखिए, टीचिंग का जो टीचिंग है वो किसके द्वारा होती है, टीचर के द्वारा। तो फ्रेंड देखिए, इसमें टीचर की एबिलिटी बहुत ज़रूरी है। टीचर हमेशा ही, इसमें बताया गया है कि टीचर हमेशा वही चीज़ को उठाता है जिसमें उसका एक्सपीरियंस हो, है ना। मान के चलिए कि आपने पॉलिटिकल साइंस में यूजीसी नेट कर लिया, तो आपको महारत हासिल होगी ना पॉलिटिकल साइंस में। तो अब आपको दे दिया जाए नहीं, आप मैथमेटिक्स कराओ, है ना, तो आप तो वो करा नहीं पाओगे ना, क्योंकि आपकी एबिलिटी किस में है, आपका प्रेफरेंस किस में है, जिसमें आपने यूजीसी नेट किया हुआ है। तो इसलिए टीचर हमेशा क्या करेगा, वही सब्जेक्ट को उठाएगा, प्रेफरेंस देगा जिसमें उसकी काबिलियत होती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी एक फैक्टर डिटरमाइन करते हैं टीचिंग मेथड के। कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, दिस डील विद ethical issue related to gender,
Some other ethics and religion prohibited the mixing of boys and girls, so the method used here prohibits the student sitting in groups. तो फ्रेंड देखिए कल्चर जो एस्पेक्ट्स हैं सोसाइटी के वो भी करते हैं डिसाइड टीचिंग मेथड को, है ना। आप देखिए कि हमारी सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट तरह के धर्म बने हुए हैं, वहाँ पे उनकी अलग अलग तरह की वो पढ़ाने का तरीका है। जैसे कई बार कहते हैं बॉयज़ गर्ल्स के स्कूल अलग बने होते हैं, बॉयज़ गर्ल्स के स्कूल एक जैसे एक साथ बने होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि एक जो सांस्कृतिक जो सोसाइटी है, यानी कि जो सोसाइटी हमारी किस आधार पर बनी हुई है, वो भी टीचिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है और वो टीचिंग को डिसाइड करती है, ठीक है फ्रेंड्स। कई बार होता है ना कि वहाँ पे जैसे वुमेन कॉलेज में सिर्फ क्या होता है कि जो गर्ल्स कॉलेज या वुमेन कॉलेज में क्या होता है सिर्फ लेडी टीचर को रखते हैं, प्रेफरेंस होती है, कई बार मेल टीचर नहीं आ सकते, है ना फ्रेंड, तो वो भी डिसाइड करते हैं। तो द एज ऑफ लर्नर, देखिए अब लर्नर की एज, द फ्रेंड्स देखिए कि एज ऑफ लर्नर क्या है। अभी आप स्टूडेंट नहीं हो, अभी आप लर्नर हो। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी अगर चाहो आप पढ़ सकते हो, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर लो, चाहे आप बैंकिंग कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि आप लर्नर हो, आपके जो हाथ में आपने वो पढ़ लिया, है ना, तो हो गया लर्नर। अब एज ऑफ लर्नर देखिए, एवरी मेथड सेलेक्टेड related to the age, the teenagers are much interested with the experimentation and demonstration while lecturing could bore them. The kids are also influenced by concept cartoon rather than experimentation. This is to say cognitive domain of the learner is influenced by method use. A learner brain grasp fast depend on the relevance method used depend on his or हर एज। देखिए फ्रेंड्स, द एज ऑफ लर्नर इसमें बताया गया है कि जो एक लर्नर होता है उसकी एज बहुत इफ़ेक्ट करती है, ठीक है, टीचिंग के मामले में। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि देखिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पढ़ने का तरीका अलग होता है, उनको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाना पड़ता है। जो बड़े बच्चे होते हैं उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल देके पढ़ाना होता है। तो कहने की बात है कि डिफरेंट डिफरेंट एज लेवल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तरह का जो पढ़ाना होता है, जिससे टीचिंग भी काफ़ी जो इफेक्टिव होती है, ठीक है फ्रेंड्स। इनकी जो वो फैक्टर हैं जो टीचिंग को डिटरमाइन करते हैं। आप ये देखिए कि जैसे कोई कॉलेज स्टूडेंट है, उसको हम पढ़ाएं तो उसका लेवल थोड़ा सा अलग होगा, जो पीएचडी लेवल वाला होगा उसका अलग होगा, है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे बच्चों को पढ़ाना होता है तो उनको जैसे एक्सपेरिमेंटेशन करके बताया जाता है, जैसे कार्टून वगैरह बनाए होते हैं, वहाँ पे किसको बच्चे अच्छे से याद कर पाएँ। अब होता क्या है कि जो बड़े बच्चे हैं उनको थ्योरी वाइज पढ़ाना होता है। तो कहने की बात यह है कि जो डिफरेंट डिफरेंट एज है वो भी इसमें आती है लर्नर की, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देखिए छोटे बच्चे तो इतनी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, है ना, बड़े तो समझ लेंगे। तो यही बात है इसमें। साइकोलॉजिकल नीड ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल सही है। देखिए, दीज डिपेंड ऑन व्हाट द स्टूडेंट नीड्स। Different students have different needs. Some suffer stress, lack of love, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि साइकोलॉजिकल नीड ऑफ स्टूडेंट है, यानी कि स्टूडेंट को कौन सी ज़रूरत है साइकोलॉजिकल स्तर के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या है कि हर एक जो स्टूडेंट है वो हर एक स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंट जो स्टूडेंट हैं उनकी अलग अलग ज़रूरतें हैं। तो जैसे कई स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, जिनको प्यार नहीं मिलता, जिनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की। द मेथड यूज्ड हैज़ मेजर इम्पैक्ट ऑन हाउ स्टूडेंट बिहेव एंड फील फ्री अबाउट दैम। द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी टीचिंग मेथड और बिहेवियल चेंजेस अप्रोच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिग्री टू विच इट रिस्पॉन्ड टू स्टूडेंट नीड्स। तो फ्रेंड्स, इसमें यही है कि जैसे किसी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, जिसे कभी प्यार नहीं मिला, जो स्ट्रेस में रहता है स्टूडेंट, तो उसके हिसाब से देखना होता है कि उसके सामने कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, उसको टीचिंग के द्वारा दूर करना, ऐसा टीचिंग का प्रभाव बनाना कि स्टूडेंट को वो सही हो जाए। होता है ना ऐसे कि स्टूडेंट कैसे कई बार पढ़ नहीं पाता, क्यों नहीं पढ़ पाता, क्योंकि उसको कई तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो होता क्या है कि टीचिंग के द्वारा उस प्रॉब्लम को दूर करना, कि ताकि वो अपनी पढ़ाई में मन लगा सके, ठीक है फ्रेंड्स। एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ ए कंट्री, देखिए एजुकेशनल फिलॉसफी एक कंट्री की, द एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ ए कंट्री इज़ व्हाट द नेशन व्यू एज द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन टुवार्ड द बेटरमेंट ऑफ हिज पीपल। यानी कि एक देश अपने लोगों की भलाई के लिए क्या करना चाहता है, क्या सोचता है,
कि जिससे उसका देश आगे बढ़े, वो किस तरह के आइडिया सोचता है, किस तरह के विचार रखता है। दिस एम इज़ मेट इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड सोशल कंटेंट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्री। तो इसमें क्या होता है, एक देश के लिए इकोनॉमिकली आर्थिक स्तर पर, पॉलिटिकली राजनीतिक स्तर पर और सोशली कंटेंट यानी कि सामाजिक स्तर पर उसके लक्ष्य होते हैं किसी देश को बढ़ाने के लिए। कोई भी देश है जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल पर के ऑब्जेक्टिव पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो हर एक देश का जो हर एक देश है उसकी यही फ़िलॉसफी रहती है कि मैं इसको कैसे अच्छे से मेंटेन करूँ। वो कैसे मेंटेन होगा, सिर्फ एजुकेशन के मामले में। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप देखिए इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल, सोशल लिखा है ना, वहाँ यहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हमारी किसी देश की एजुकेशन बहुत अच्छी होगी तो उस देश की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत हाई होगी, क्योंकि लोग पढ़े लिखे होंगे, नौकरी अच्छी होंगी, अच्छे पैसे कमाएंगे, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा काफ़ी, है ना। तो इकोनॉमिकली कंडीशन बढ़िया हो गई। अब पॉलिटिकली यानी कि राजनीतिक स्तर पर पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति में आएंगे, पॉलिटिकल में आएंगे, तो वो अच्छे अच्छे काम करेंगे, है ना, वो देश का भला सोचेंगे। सोशल कंटेंट यानी कि पढ़े लिखे जो लोग हैं, अगर वो एक किसी देश की एजुकेशन हो जाए, अगर जो लोग पढ़ लिख जाएं, तो वहाँ की सोशल जो है, जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, जो कुछ भी है, वो काफ़ी वो उसमें चेंज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हमें किसी देश की या कोई देश चाहता है कि वो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल या सोशल कंटेंट में अच्छे हो, तो उसको एजुकेशन फिलॉसफी वो कैसी रखता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। द टीचिंग मेथड मच फिट ऑन मैनुअल वर्क एज एक्सपेरिमेंटेशन एंड डेमोस्ट्रेशन। जो टीचिंग मेथड है वो एक्सपेरिमेंटेशन और डेमोस्ट्रेशन के ऊपर निर्भर करता है। एग्जामिनेशन सेटअप, देखिए अब एग्जामिनेशन सेटअप है। द करिकुलम डिटरमाइंस द टाइप एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन सेटअप। दिस अफेक्टेड द वे टीचर selected their teaching method. Many teachers preferred the question and answer and lecturing for essay question. All these methods have been preferred because of the type of examination setup. देखिए फ्रेंड्स, अब एग्जामिनेशन सेटअप है कि एक एग्ज़ाम कैसे सेट किया जाता है। तो होता क्या है कि करिकुलम यानी कि सिलेबस के हिसाब से क्या होता है, ये एग्ज़ामिनेशन जो सेटअप होता है, तो इसमें होता है क्या है कि इसमें टीचर खुद सेलेक्ट करते हैं कि वो अपनी टीचिंग के द्वारा बच्चों को जैसे पढ़ाया वो कैसे बच्चों से देख पाएँ कि उसको कितना आया। तो देखिए कि कुछ टीचर क्या करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर टेक्निक को अपनाते हैं, कुछ क्या करते हैं लेक्चरिंग जो उस ऐसे टाइप के क्वेश्चन है वो करवाते हैं, जैसे होता है ना, ऐसे क्वेश्चन आंसर टेक्निक होगी। फिर बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे जिसमें क्या होगा कि ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो ये कौन से मेथड है, ये सारे मेथड है टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन के। तो फ्रेंड्स, द साइज़ ऑफ द क्लास बिल्कुल सही है। आप ये देखें कि अगर एक क्लास में 200 बच्चे हों पढ़ाने के लिए, तो टीचर जैसे पढ़ाएगा तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इतने लार्ज ग्रुप को एक टीचर से कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, है ना। बच्चों को समझ आएगा, कईयों को नहीं आएगा, कई तो बोर हो जाएंगे। तो अगर क्लास बड़ी है, अगर वो स्मॉल ग्रुप में बांट दिया जाए, है ना, छोटे ग्रुप में बांट दिया जाए, तो उसको एक ग्रुप को एक टीचर पढ़ाए, जैसे 8 से 10 ग्रुप को पढ़ा दे या 10 से 20 ग्रुप को पढ़ा दे, तो छोटे ग्रुप को बहुत जल्दी समझ आएगा, है ना। तो ये साइज़ ऑफ क्लास के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स। हेयर इसमें लिखा है हेयर व्हाट इज़ प्रेफर्ड टू इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। द लार्ज ग्रुप ऑफ लर्नर इज़ असेस्ड बाय द लेक्चर मेथड वाइल अदर मेथड्स आर मच अप्लाइड टू द स्मॉल ग्रुप। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या है कि जो लार्ज ग्रुप है क्लास की, वो लेक्चर मेथड के द्वारा होती है, जो बाकी जो है वो स्मॉल ग्रुप के द्वारा होती है। तो सिंपल फ्रेंड देखिए कि अगर हमें बड़ी क्लास को पढ़ाना है तो लेक्चर मेथड का इस्तेमाल करेंगे, छोटी क्लास को पढ़ाना है छोटे ग्रुप को पढ़ाना है क्लास की, तो उसके ऊपर भी अदर मेथड यूज़ की जाते हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि साइज़ क्लास के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। टाइम बाउंड, देखिए फ्रेंड्स, टाइम इज़ एसेंशियल फैक्टर दैट डिटरमाइन द मेथड ए टीचर प्रेजेंटिंग द कॉन्टेक्ट। यहाँ पे प्रेजेंटिंग द कंटेंट आएगा, सॉरी यहाँ कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, प्रेजेंटिंग द कंटेंट। दिस डिपेंड ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सम अदर मेथड्स आर टाइम कंज्यूमिंग while others are time server. The lecture method is time saver method while experimentation is time consuming. So for the teacher the finish his content he must choose a method relevant to the time he or she has. देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है,
यहाँ पे बताया कि टाइम बाउंडेशन होती है कि टीचर को होता है कि जितना उसको समय दिया जाता है उस समय में वो सिलेबस ख़त्म करके टेस्ट लेके तो बच्चों को एग्ज़ाम डाल दे। तो होता है ना टाइम बाउंडेशन। इसमें क्या होता है कि कुछ मेथड ऐसे हैं जो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, कुछ मेथड है कि बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो कम लेते हैं। तो इसमें होता है क्या कि ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसमें आता है। देखिए, सम अदर मेथड आर टाइम कंज्यूमिंग, होता है ना, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, कुछ टाइम सर्वर होते हैं। जो लेक्चर मेथड है वो टाइम सेवर मेथड है, क्योंकि लेक्चर मेथड में क्या होता है कि क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, एक लेक्चर दिया, सभी को समझ आ गया। अब जो एक्सपेरिमेंटेशन मेथड है, किस चीज़ को समझाना, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। सो फॉर द टीचर, देखिए टीचर को ये होता है कि वो अपने हिसाब से मेथड को चूज़ करे, कि टीचर अपने हिसाब से किसी मेथड को चूज़ करता है, वो किस मेथड में किस चीज़ को जल्दी से पढ़ा दे। तो ये होता है टाइम बाउंड, यानी कि कम समय में या ज़्यादा समय में टीचर को कैसे कैसे मैनेज करना है पढ़ाने के लिए, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है, ठीक है फ्रेंड, 10 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट है, ये आखिरी के 2 पॉइंट ही है। नेचर ऑफ कंटेंट, देखिए फ्रेंड्स, द नेचर ऑफ व्हाट इज टॉट डिटरमाइन द मेथड यूज। सम ऑफ द टॉपिक इज डायरेक्ट रिलेट टू a certain method of teaching. Example, the history topic may be present by storytelling, while the chemistry topic require the experimentation demonstration. देखिए फ्रेंड्स, किसी चीज़ को समझ में आना या ना आना ये कंटेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा है। आप ये देखिए कि डिफरेंट मेथड है। यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है हिस्ट्री के जो टॉपिक होते हैं वो स्टोरी टेलिंग होते हैं, कि किसी राजा महाराजा की कहानी पढ़ा दी, बच्चों को समझ में आ गई। अब हम उसी हिसाब से केमिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, हमें हर एक चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना होता है, एक्सपेरिमेंटेशन करना होता है, एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है, और साथ में डेमो देख के देखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूले होते हैं, है ना, इनकी NaCl कैसे बना, ये कैसे होगा, इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। तो होता क्या है कि केमिस्ट्री में क्या होगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, हिस्ट्री में क्या होगा, वो स्टोरी होगी। तो इस हिसाब से हिस्ट्री थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, तो हिस्ट्री थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो किसी बच्चे को कैसे समझ में आया, ये किस पे डिपेंड है, नेचर ऑफ कंटेंट के ऊपर। लास्ट पॉइंट है, स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल। देखिए अब स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल क्या है, देखिए सभी का लर्निंग स्टाइल अलग है, आपका अलग है मेरा अलग है, आपके फ्रेंड का अलग है, आपके रिश्तेदार का अलग है, तो सबका अलग अलग है ना। किसी एक बार में समझ आएगा, किसी को 10 बार में समझ भी नहीं आएगा। दिस इज द स्टूडेंट स्टाइल ऑफ लर्निंग। इन दिस स्टाइल ऑफ लर्निंग सम learn immediately by seeing by hearing, while others by touching. So all these style require different टीचिंग मेथड। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि हर स्टूडेंट का जो स्टाइल है पढ़ने का वो अलग है। इसमें क्या है कि जो कुछ बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं, ठीक है, सुनने से समझ आते हैं, तो कईयों का क्या है कि टच करके दिखाना पड़ता है, मतलब कि दिखाना पड़ता है कि ये चीज़ यहाँ पे है ना फ्रेंड। जैसे किसी टीचर ने किसी को पढ़ा दिया, वो पढ़ा रहा है, सुन रहा है, तो कई बच्चों को सुनने में समझ आएगा। कईयों को क्या होता है कि जैसे ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा हो या कुछ भी ऐसे लिखा हो, तो वहाँ पे टच करके बताना होता है कि मैं ये चीज़ ऐसे ऐसे पढ़ा रहा हूँ, सर्कल करना होता है बार बार, है ना, ऐसे। तो ये कौन से मेथड है, ये सारे ही स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो फ्रेंड्स ये